हिसाब से, और वो भी एटम बम बनाने के लिए नहीं, पीसफुल पर्पसेस के लिए। अगर एटम बम के लिए भी बनाया था, उनका पूरा राइट है। भाई अमेरिका ने बना लिया, तुम्हारा खून खून, कॉन्गो क्यों ना बनाए? तो प्रेसिडेंट आइजनहावर ने सीआईए की मदद से वहां पे न सिर्फ उनको उनका मर्डर कराया, बल्कि मर्डर कराने के बाद उनकी बॉडी को, जो एसिड होती है ना, एसिड से गला के फेंक दिया। ठीक है? तो ये काम ये और उनको हटा के उनकी जगह ये जोसेफ मोबुटू को ले आए, जिन्होंने वो एक डिक्टेटर था और अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। ये सारे काम इन्होंने 15-16 मुल्कों में 1945 से किए हैं। खामनाई, मोहम्मद मुश्तबा खामनाई, जिनसे डरा हुआ है पूरा अमेरिका, क्योंकि आज बात हो रही है कि भाई हमने हासिल क्या किया। ईरान ने तो दूसरा खामनाई हासिल कर लिया, वो तो फिर से स्टैंड कर गए, तो हमें मिला क्या? तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं स्क्रीन पर ले लेता हूं फिरोज बख्त अहमद साहब को। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इतनी रात में भी जाहिर सी बात है उन्हें भी फिक्रमंदी है कि आखिर क्या हो रहा है। और मैं भी आज एक प्रोग्राम में था, आज हजरत अली की शहादत का दिन था, तो उसके लिए जुलूस कश्मीरी गेट पर था, जिसमें मुझे आने में काफी वक्त लग गया, लेकिन मैं फिक्रमंद था कि अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाए। और इस यही वजह है। हो सकता है राशिद रिजवी साहब भी अभी जग रहे हो, मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया है। अगर मैसेज आ जाता है, अभी मैं करता हूं, तो मैं उन्हें भी इनवाइट करूंगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पे जयदीप साहब और इन लोगों ने भी जो अपडेट दिया है, वो भी मैं आप तक यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे जो नसीर उद्दीन साहब है, उन्होंने लिखा है कि ये गादा वासियों का सब्र का फल है, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे जिया साहब हैं, उन्होंने अमेरिका के चाल में ईरान को नहीं फंसना चाहिए, यानी कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये उनका कहना। रेशमा जी भी आ गई हैं। रेशमा जी का भी यहाँ शाहिद खान ने कहा है कि खामनाई साहब हर इंसान के लिए रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी बन चुके हैं। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब लिखा, मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल तक टोटल 10 राडार लगे थे, सभी राडार को उड़ा दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, यानी उनको कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और यही इसका फायदा उठा करके हिजबुल्लाह जो है, अब रॉकेट जो फायर कर रहा है और मिसाइल जो फायर कर रहा है, वो जाकर के इजराइल में हिट हो रहा है। आसमान पे पूरा कब्जा हो गया है ईरान का, यानी ईरान जो चाहता है और जहां चाहता है वहां पे हमला कर रहा है। पूरा आपको आग का गोला अभी इस वक्त इजराइल में नजर आएगा, धुआं धुआं नजर आएगा। ये यानी आप ये समझ लीजिए कि जो तस्वीर आपने गाजा की देखी थी, वही तस्वीर तकरीबन इस वक्त तिल अबीब की हो चुकी है, ऐसी खबरें आ रही। यहाँ जयदीप सिंह मुंदला साहब लिखा है कि यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरानी ड्रोनों को हेलीकॉप्टर से शूट करने के दौरान एक हेलीकॉप्टर एक ड्रोन से टकरा गया, जिसमें 2 क्रू मेंबर मारे गए हैं। तो ये भी खबर आई है। बिल्कुल यादवेंद यहाँ पे दत्त मिश्रा ने लिखा है कि मुमताज भाई, ट्रंप पुतिन की शरण में जाकर अनुरोध कर रहा है कि किसी तरह से समझौता हो जाए, परंतु जब ईरान से मैसेज गया कि ट्रंप बचे, उसको भी खत्म किया जा सकता है, तो उस कायर को डर लगा, वो बुरी तरह से डरा हुआ है। और आज तो खबर आई थी। और एक आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो इस वक्त अमेरिका को डर है और जो बार बार धमकी दे रहा है कि परमाणु अटैक हो सकता है, आज कई मेरे पास फोन आए, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि क्या फिर से हिरोशिमा नागासाकी दोहराया जाएगा। लेकिन देखिए, ये हिरोशिमा नागासाकी नहीं है, ये ईरान है। यहाँ लोग मरेंगे, लेकिन खामोश नहीं बैठेंगे, डरेंगे नहीं, डरने वाले नहीं है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ईरान में लाखों लाख, चाहे वो मशहद हो, कुम हो, तेहरान हो, अस्फहान हो, दूसरी और जगह, हर जगह लोग जो है सड़कों में बैठे इबादत कर रहे हैं। मैं वो आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तो ये जो धमकी दे रहे हैं, इस धमकी में, लेकिन आपको बता दें कि जो 10,000 माइल्स जो है वो मिसाइल ईरान ने निकाल ली है और उसे स्टैंड बाय में कर दिया है। और वो इजराइल के लिए नहीं, मैं आपको बता दूं, वो अमेरिका के लिए। मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसी खबरें चल रही। इसके अलावा जयदीप साहब ने लिखा है
कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि यूएस ने एक जहाज एस्कॉर्ट करते हुए हुर्मुज से निकाला है। यानी झूठ जिस तरह से फैलाया जा रहा था उसे इनकार कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से कोई जहाज पास नहीं किया गया, ना वहां से कोई जहाज पास हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे नसीरुद्दीन साहब लिखा है, मुमताज भाई कल हमने भी लिखा था कि इजराइल के आसमान पर ईरान का राज हो गया। बिल्कुल वही आज हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से ईरान ने कब्जा कर लिया है। ये सच्ची खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने लिखा है, पेंटागन ने कहा है कि 140 ट्रूप्स ईरान वॉर में घायल हुए, जिसमें से 8 गंभीर रूप से घायल हुए और 108 ड्यूटी से वापस आ गए हैं। लेकिन सबसे शेख करीम साहब ने गुड मॉर्निंग लिख दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई यानी 100 से ज्यादा जो अमेरिकी फौजी हैं इजरायली, वो उनको अरेस्ट कर लिया ईरान ने, उन्हें बंधक बना लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए अब तो 1000 किलोग्राम की मिसाइल बरस रही है। जी हाँ, वॉर हेड वाली अब मिसाइलें गिर रही हैं, बिल्कुल सही है। तो चलिए मैं फिरोज बख्ताब से कुछ अपडेट ले लेता हूं और उसके बाद जो आपकी अपडेट्स हैं और कुछ मेरे पास जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मैं दूंगा। लेकिन पहले फिरोज साहब से फिरोज बख्ताब का बहुत बहुत इस्तकबाल। जैसा कि मैंने कहा वो कॉलम निगार हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। फिरोज बख्ताब क्या अपडेट है, क्या लग रहा है आपको? देखिए अपडेट जो है कोई बहुत उम्मीद अफजा नहीं है, क्योंकि ये खबरें लगातार आ रही हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो निहायत ही लावाबाली किस्म के शख्स हैं और वो बात कर रहे हैं उस न्यूक्लियर एक हिस्ट्री रही है, तारीख रही है। ईरान की तो इन्होंने बारी अब लगाई है उसके वेनेजुएला के बाद। अगर थोड़ा सा वक्त है मैं बता दूं, अमेरिका ने 1945 से लेके अब तक कहीं ना कहीं किसी मुल्क में दखलंदाजी की है, उसकी सत्ता को जो है पलटा है, वहां कब्जा किया है। तो मोटा मोटा मैं बता दूं आपको, ये फहरिस्त तो सभी को पता होगी, नहीं तो एक बार मैं इसकी ड्रिलिंग और करा देता हूँ। देखिए ऐसा है कि अब अकॉर्डिंग टू जो अमेरिका ने कब्जे किए हैं, ठीक है, 1953 में तो ईरान पे कब्जा किया था, ठीक है, वहाँ मुसद्दिक साहब थे वहां के, उनको हटा के मोहम्मद रजा शाह पहलवी को लेके आया था, ठीक है, 1953 में। और 1954 में ग्वाटेमाला की सरकार को वहां से हटाया और अपने लोग बिठा दिए। और ये सारा काम CIA के जरिए किया जाता रहा। और जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका, ये लोग फंडिंग करते थे। वहाँ जो लोग जो थोड़े से, आप देखिए ना, अपोजिशन टाइप के जो लोग होते हैं हर मुल्क में, उनको पैसा दे करके या उनको कुछ दूसरा लालच दे करके इन्होंने सरकारें गिराई। अच्छा, 54 के बाद आप आइए कॉन्गो में। कॉन्गो के अंदर 1961 में सरकार को हटाया, ठीक है। जो वहां पे रूलर था कॉन्गो में, वो इनके जो है पसंद का नहीं था 1961 में। फिर 1963 पे आइए कॉन्गो के बाद। 1963 में इन्होंने जो है वियतनाम के ऊपर कब्जा किया। वियतनाम के अंदर इन्होंने अपनी जो है 5 लाख फौज भी भेजी थी। वो अलग बात है कि इनकी काफी अफवाज वहां पे मारी भी गई और इनको वहां से भागना पड़ा। अब आप आइए 1965, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। 1965 में इन्होंने इंडोनेशिया में भी ये लोग घुसे और वहां पे घुस के इन्होंने जो है वहां पर भी इन्होंने जो है कोशिश ये की कि अपने लोगों को वहां पर सेट करें। और 1966 में आइए, 1966 में घाना में भी इन्होंने यही किया। फिर आप आइए 1967 में क्यूबा की दोबारा ये बात कर रहे हैं। क्यूबा में इन्होंने अपना जो वेस्टर्न जो इक़दार हैं और जो वेस्टर्न माइंडसेट है, उस तरह के अपने आदमी को बिठाया था। चलिए आ जाइए 1968 से आगे बढ़िए।
1973 में चिले में इन्होंने अपने आदमी को बिठाया, जो चिली भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आइए 1980 का जो दहाई थी, 1980 की दहाई में 2 जगह इन्होंने जो है सरकार को बदला। एक तो निकरागुआ और दूसरा अफगानिस्तान, ठीक है। 1980 के बाद अब आप आइए फिर 1983 1983 में इन्होंने ग्रेनाडा में यही हरकत करी। फिर 1989 में इन्होंने पनामा में ये किया, ठीक है। और यानी अब बड़ी लंबी फहरिस्त है ये, मतलब 1989 में हम आ गए, फिर आप आ जाइए 2003 में इराक में इन्होंने अल्टा पलटी की, ठीक है। 2003 में 2011 में इन्होंने लीबिया में बर्बादी करी, ठीक है। 2011 के बाद आइए 2019 में भी इन्होंने वेनेजुएला में वहाँ मादुरो 2019 में जीत गए थे, मगर इन्होंने उनको हटा के अपने पिट्ठू को लगाया वहां, ठीक है। उसके बाद मादुरो दोबारा आ गए तो उनको उठा के ले गए। अब ये मुस्तकिल और 2026 में भी वेनेजुएला में इन्होंने ये काम किया। 2026 में इन्होंने ईरान को भी दबाया। तो ये इनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और मतलब ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमारी आवर विल इज लॉ, चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट हो अमेरिका का, ठीक है। इनकी लाइन यही रही है, दूसरे ममालिक में जाओ, चैन से वो बैठ के अगर खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना तेल बेच रहे हैं, अपने फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, मसाले बेच रहे हैं, अपनी और चीजें, चाहे वो गोल्ड हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, लोहा हो, कुछ भी हो, इनको ये चीज बर्दाश्त नहीं है। और ये बड़ी अजीब सी चीज है। अब सबसे ज्यादा मुझे अजीब चीज ये लगी डॉक्टर साहब के, मतलब मादुरो का जो किस्सा हुआ, पूरी दुनिया चुप रही इस पे। यानी एक एक चुने हुए नेता को ये उठा के ले गए और क्या इल्जाम लगाया कि जी वो मंशियात में ये है सब। अरे वो जो भी कुछ है, वो चुना हुआ आदमी है, वो जाने, उसके मुल्क की अदालत और उसके मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जाने। तुम कौन होते हो उसको वहां से उठा के ला करके तुम उसकी परेड कराई न्यूयॉर्क में। और दुनिया इस पे चुप बैठी है। ये बड़ी खतरनाक चीज है, और इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है कि एक तरह से कयामत है, ठीक है। कयामत तो पहले आ सकती थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ईरान जो है, जिस तरह से इन्होंने ईरान के साथ किया, ताबड़तोड़, कुछ ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, वहां इन्होंने सुप्रीम कमांडर को उनको शहीद कर दिया। ये चीज जो है ये हजम होने वाली नहीं है। ये कब रुकेगा, इसको कौन रोकेगा? मुझे तो अजीब सा लग रहा है। कहते हैं पता नहीं अल्लाह मियां भी इसको रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, नाउजुबिल्लाह। बहुत मैं जो है बड़ी ऐसी बात कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा गुनाह है, एक तरह से शिर्क है ये। लेकिन इसका जुल्म देखते हुए कई बार देखिए, शायर मशरिक इकबाल ने भी शिकायत की थी अल्लाह मियां से। हम भी कुछ शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका जो जुल्म है, जिस तरीके से ये ईरान पे हावी हो गया इस वक्त, और ममालिक पे ये हावी होता रहा है 1945 से, तो डॉक्टर मुमताज, ये तो बड़ा अफसोस का मकाम है। हम क्या कर सकते हैं? जी, आप आगे अपनी बात चलाइए। बिल्कुल। और ये सही है कि आपने बड़ा अच्छा इस वक्त एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छी। और ये एक तस्वीर आज आई है आयतुल्लाह सैयद अली ये मुश्तबा खामनाई की, जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। तो इनकी भी शख्सियत आप देखिए उसी तरह से। आप देखिए अभी इनकी उम्र वो 87 साल के हो गए थे, जाहिर सी बात है कि उनका एक अलग वो था। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए ये तस्वीर आई है, हालांकि ये नया कोई वीडियो नहीं है, अभी कुछ दिन पहले का वीडियो, लेकिन ये आज चलाया गया है। ये मुश्तबा आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, मोहम्मद मुश्तबा खामनाई, जिनसे डरा हुआ है पूरा अमेरिका। क्योंकि आज बात हो रही है कि भाई हमने हासिल क्या किया। ईरान ने तो दूसरा खामनाई हासिल कर लिया, वो तो फिर से स्टैंड कर गए, तो हमें मिला क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखिए जयदीप साहब ने कहा है, रियाज अली साहब वालेकुम सलाम, जयदीप सिंह मुंदला साहब लिखा, ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को इजराइल से ईरान में ऊर्जा सुविधाओं और तेल
अवसंरचना पर हमला न करने का आग्रह किया है कि और डांट लगाई है, ऐसा कहा जा रहा है। और एक चीज और बता दें, अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने कहा है, ईरान कह रहा है कि भैया हमें नेतन्याहू को हमारे हवाले कर दो, अगर जंग रोकनी है नेतन्याहू को हमें सौंप दो। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ा कि नेतन्याहू को हमें सौंप दो। ये जो है बड़ा अजीब और गरीब, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है क्या? लेकिन ईरान तो यही चाहता है। ईरान जो है वो, अब जाहिर सी बात है कि अपने जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे उनके की शहादत का बदला तो ईरान लेगा। यहाँ पे देखिए यादवेंद्र जी ने लिखा, यदि कुछ दिन और युद्ध चला तो ट्रंप जरूर मर जाएगा। उसकी एक तरफ धमकी और दूसरी तरफ पुतिन को फोन। अब वो बुरी तरह से पता है ईरान को, उसे भविष्य में कभी भी युद्ध में आने लायक छोड़ना ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान अभी फिलहाल जो है रुकने वाला नहीं है। और ईरान ने तो एक चीज और ऐलान किया फिरोज बख्त साहब, ईरान ने कहा है कि जो हमसे चाहता है कि स्टेट ऑफ मुर्मुज हम उसके लिए छोड़ दें, तो वो सबसे पहले अमेरिकी एम्बेसी को खाली कराए और यहां से दफा करे इनको। जो देश ऐसा करेगा उसको तेल देंगे। अच्छा, क्राइसिस वाली जहां तक आपको बता दें, आपको भी पता नहीं पता चला कि नहीं चला, हमारे इलाके में तो पता चल गया है। हमारे इलाके में मैं ये बता रहा हूं, कई लोगों से आज सुना है कि यहाँ पे गैस जो है वो क्राइसिस हो गई है। अब वो पता नहीं रोक ली गई, क्यों हुआ? जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो गैस नहीं पहुंचा रहा है, वो गैस नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि स्विच ऑफ तक कर लिया। अभी हमारे एक साथ हम गए थे, वो कह रहे थे कि 2 दिन से स्विच ऑफ है, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा। शाम में हमारे एक मौलाना, जो मकामी मौलाना है, वो आ गए, कहा कि साहब वो हमें गैस है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? हमने कहा नहीं, हमने बुक किया था, वो आया नहीं, 4-5 दिन हो गए, वरना दूसरे ही दिन गैस आ जाती थी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये भी खबर आ रही है कि ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, यानी एक गैस सिलेंडर 2-2 हजार रुपए के भी मिल रहे हैं। तो अब इस पे भी सरकार को चाहिए कि वो इस पे तवज्जो दे कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग ना हो। क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश में वहां पे सरकार ने छापेमारी शुरू कर दी है। लेकिन आज ये भी खबर आई, ये भी बड़ा अजीब और गरीब है। आज खबर ये आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान ने 90,000 टन डीजल देने का वो किया है, मुआहदा किया है अभी बिल्कुल, और 5,000 टन आज ही पहुंचाया है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो है वो जो क्राइसिस उसके यहाँ पैदा हो रही थी, इसकी वजह से क्राइसिस नहीं होगी, ये हिंदुस्तान ने ऐसा किया, हिंदुस्तान की कंपनी से मुआहदा था। अब आप बताइए, जो लोग बांग्लादेश को सबक सिखाओ, बांग्लादेश को ये करो, बांग्लादेश और मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा था। अब आप बताइए, हिंदुस्तान क्राइसिस मदद कर रहा है। अब इसको क्या करें? हम ये नहीं कह रहे कि मदद ना करना चाहिए, लेकिन जो यहाँ लोग झगड़ा लड़ाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम घुसेड़ देते हैं हर जगह, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि अब इस पे कोई बोलेगा क्या? भाई रुकवाओ, अब आप रुकवाइए ना कि भाई क्यों दे रहे हो डीजल, ये तो बड़ा अच्छा मौका है बांग्लादेश को सबक सिखाने का। वहां पे जी हाहाकार देखिए, मच जाएगी, मारामारी ऐसा मच है जाएगी। तो भाई, ऐसा है मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर मुमताज, जी जी डॉक्टर मुमताज, यहाँ देखिए मसला क्या है, मैं आपको बताऊं। ये जो बांग्लादेश को दे रहे हैं, जो भी देखिए, मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास खाने को पैसे हैं नहीं, हैं, आप औरों को दे दें, ठीक है, लेकिन इस शर्त पे ना दें कि आप खुद फाके करें या खुद भीख मांगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये ऐसे लग रहा है। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश के अंदर मतलब पिछले दिनों इतने झगड़े फसाद हुए, वहाँ बिरादरान वतन हिंदुओं को मारा गया और जो उनकी खवातीन है उनके साथ बेहुरमती की गई। तो अब ये इट वाज अ गुड रीजन कि उसको थोड़ा सा साइडलाइन पे, अरे अगर वहां पे कोई नई हुकूमत आ गई है, ठीक है, उससे दोस्ती रखो, मगर ये थोड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी जो आपके अपने जो बाशिंदगान हैं एट देयर कॉस्ट, उनका तेल, उनकी जो एनर्जी है वो आप उनको दे रहे हो, ठीक है। ये तो मेरे कुछ समझ में चीज आ नहीं रही है, ठीक है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाशिंदों के गले के ऊपर छुरी रख के उनकी मदद कर दो, ठीक है। ये सोच के कि जो उनकी बीएनपी पार्टी है वो बीजेपी से उसका नाम मिलता है तो चलो ये हमारे दोस्त होंगे, ये चीज मेरे हलक से उतर नहीं रही है। और इसमें मेरे ख्याल से जो दोष है, ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये इनका दोष है, इनको थोड़ा देखने चाहिए। ये मतलब बिल्कुल ही, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, हिंदुस्तान के बारे में
पहले सोचें और बाद में दूसरे ममालिक के बारे में सोचें। बांग्लादेश ने कोई बहुत अच्छा उसका किरदार नहीं रहा है पिछले 1.5-2 साल में, ठीक है? एंड दिस वाज़ द टाइम टू टीच अ लेसन टू बांग्लादेश। हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जो गलत काम बांग्लादेश ने किया, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब शुरू हो गया और हिंदुस्तान से भी पूछा गया कि आप क्यों नहीं इसमें मदाखलत करते, क्यों नहीं अपनी मिलिट्री भेजते इसको रोकने के लिए? तो ये मेरे ख्याल से कुछ जल्दबाजी में हिंदुस्तान ने ऐसा काम कर दिया है। बाकी अब यह है कि जो भी अब देखते हैं क्या इसका वॉर का क्या मामला रहता है। एक चीज़ ये भी सुनने में आई थी जो कि ब बेहद तशवीशनाक है कि ये जो ट्रम्प साहब हैं और नेतन्याहू, दोनों जो भाई-भाई हैं, मुझे पता नहीं उम्र किसकी ज़्यादा है। गालिबन नेतन्याहू की शायद उम्र ज़्यादा है, ठीक है? तो ये दोनों मॉडिफाइड एटम बॉम्ब्स फेंकने का इरादा रखते हैं। इन ये कहते हैं वॉर हम खत्म करेंगे, हम वॉर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वॉर खत्म करने के लिए ये वो पागलपन करने की सोच रहे हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया गया था, ठीक है ना? और इस मामले में इनके जो भी प्रेज़िडेंट हों, चाहे वो आइज़नहावर हों या कोई भी हो पुराने प्रेज़िडेंट या अब जो प्रेज़िडेंट हैं, इस मामले में ये सब बराबर हैं और ये बिल्कुल इनके अंदर ये इनके दिमाग में एक शैतान घुसा हुआ है कि हम इस तरह के काम करें। तो अब बड़ी अजीबो-गरीब सिचुएशन है और हम तो ये सोचते हैं डॉक्टर मुमताज़ कि हम कैसी दुनिया में पैदा हो गए। अगर हम 200, 400, 500 साल पैदा होते, तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छा होता। जी, डॉक्टर मुमताज़। ये सही है कि बड़े हालात वो हैं और आपने बिल्कुल सही बात कही कि भई अगर मुल्क के मान लीजिए हालात अच्छे नहीं हैं, तो कम से कम आपको अपने मुल्क का ख़्याल सबसे पहले रखना पड़ेगा और उसके बाद आप जो है किसी पे तवज्जो देंगे। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे सरकार को लग रहा होगा या जो भी फैसला है बहरहाल मैं उसपे भी रोशनी डालूँगा, उस पे भी बात करूँगा। यहाँ पे 2-3 खबरें जो बड़ी इम्पोर्टेंट आई यहाँ पे ये हसन रिजवी साहब ने दरअसल ये लिखा था। हसन रिजवी साहब लिखा था कि ईरान इज़राइल जंग में नताए आने लगे हैं, गैस एजेंसी में लोगों को लगानी पड़ रही है बड़ी लाइनें। ये देखिए ये बड़ी लाइनें जो है लगानी पड़ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे नसीरुद्दीन साहब लिखा है, ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम का कहना है कि ईरान 10 साल तक जंग लड़ने को तैयार है। यानी 1-2 साल नहीं 10 साल तक वो जंग लड़ने के लिए तैयार है और उसके पास सारी चीजें हैं, ये भी बता रहा है। और ये हवा में नहीं, ईरान ने कहा है कि हम सिर्फ नारे नहीं देते हैं, हम सिर्फ बयानबाजी नहीं करते हैं, हम जो बात कहते हैं ठोस कहते हैं, हम झूठ भी नहीं बोलते हैं, यानी हम झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब लिखा है, लेबनान में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 41 कमांडो को ढेर कर दिया है। ये बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर ये आई है, अगर 41 कमांडो को हिजबुल्लाह ने ढेर किया है तो ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी और बहुत बड़ा नुकसान मैं समझता हूं कि हुआ है इजराइल को। लेकिन मसला ये है कि इजराइल कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। इजराइल जितनी भारी यहाँ पे अब तक बताया गया है कि करीब 2000 के करीब बिल्डिंगें, बल्कि उससे ज्यादा जो है वो तबाह हो चुके हैं तिल अवीव में। दूसरी जगह पूरा एयरपोर्ट वहां पे जो ऑफिसेज हैं वो सब यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है। सबसे अच्छी आज की खबर ये है कि अजरबैजान जैसा देश ईरान को मानवीय सहायता पहुंचा रहा है, जो कि इजराइल का पिट्ठू माना जाता है। संभावना ये भी बताई जा रही है कि उसका अगला कदम मोसाद के खुफिया केंद्रों को बंद कर दिया जाए, ये उठाया जा रहा है। तो ये भी आप देखिए कितना बड़ा चेंज, जो हम कह रहे थे कि सिर्फ नक्शा नहीं, नजरिया बदल रहा है मिडिल ईस्ट का, और वो चीज जो है यहाँ पे सामने आ रही है। शेख वली भाई अभी कंफर्म नहीं है क्या नेतन्याहू, यहाँ पे कहा गया कि क्या नेतन्याहू काम में आ गए हैं। शेख वली साहब लिखा है, तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी कुछ भी पता नहीं चला है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अनकंफर्म चलाया था, लेकिन कहा था ऐसा मुमकिन है या तो जख्मी या तो फिर काम में आ गए, इस तरह की बातें थी। तो यहाँ हसन रिजवी साहब लिखा है, नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद
ईरानी हमलों में शिद्दत आई है, जिसको इजराइल फेस नहीं कर पा रहा है। और इजराइल अब चाहता है किसी तरीके से यहाँ शेख वलीद फिर लिख रहे हैं, क्या नेतन्याहू मारा गया? अभी कुछ भी कंफर्म नहीं, लेकिन जयदीप साहब ने क्या और दिया है, चैनल 13 हिब्रू, यहाँ ईरान से दागी जाने वाली लगभग 50% मिसाइलें क्लस्टर बमों से लैस हैं, जिनमें दर्जनों छोटे बम जिनका वजन 5 से 8 किलोग्राम है, वो हिट कर रहे हैं, वो हिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये खबर आ रही है, मोहम्मद अरशद खान लिख रहे हैं, मुमताज भाई पैदल सेना इजराइल में उतारिए। देखिए मैं क्या उतारूंगा, ऐसी खबर ये आ रही है कि बोट ऑन ग्राउंड जो है वहां हो सकता है, और ये ग्राउंड बैटल भी शुरू हो सकती है। बहरीन का यहाँ पे देखिए बादशाह भाग गया है, ये खबर आ रही, तो बहरीन में भी मैं समझता हूँ तख्ता पलट, और अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये फायदा हो जाएगा ईरान को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से सीरिया को ले लिया था, तो अब अगर बहरीन कंट्रोल में आता है, वहां तख्ता पलट होता है या ऐसी कोई आती है, तो मैं समझता हूं कि इससे होगा। लेकिन बहरहाल अभी हम कुछ भी इस पे नहीं कह सकते कि वहां क्या सिचुएशन, लेकिन ऐसा तजिया निगार कह रहे हैं। एक और नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है, ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम मसूद ने कहा है कि हमने इजराइल के सारे रडार ध्वस्त कर दिए हैं, अब हम नेतन्याहू के बहुत करीब हैं। ये बयान आया है कि हम नेतन्याहू के बहुत करीब हैं। ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही गई। मैं बाकी और अपडेट्स आपको बताऊंगा, लेकिन फिरोज बख्श साहब, जो बात हम कह रहे थे कि ईरान ने जो बात कही थी और कतर ने कहा था, असल कतर ने खबरदार किया था अमेरिका को कि ईरान पे हमला मत करना, वरना मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि नक्शा नहीं, नजरिया बदल रहा है। अब आप देखिए, सऊदी अरब की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो अमेरिका के खिलाफ आ रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ जैसे बयान। इसी तरीके से आप देखिए कि अजरबैजान में पूरा जो है मामला बदल गया, उधर बहरीन, कतर, और ये आप देखिए, अगर कोई नाराजगी होती तो अब तक क्या आपको नहीं लगता कि ओआईसी का हंगामी इजलास होता, या कम से कम अवामी सतह पर ईरान के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते? लेकिन क्या कहीं कोई आपको कुछ नजर आ रहा है फिरोज बख्श साहब? तो इसको क्या मानेंगे आप? देखिए डॉक्टर मुमताज आलम रजी साहब, ये जितने भी अरब ममालिक हैं जिनके आपने नाम लिए, कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, या बहरीन हो, यूएई हो, जितने भी ममालिक हैं, एक बात तो हतमी है, वो ये है कि 75 साल से ये भी देख रहे हैं ना कि इसराइल किस तरीके के जुल्म फलस्तीनियों पे और अरब ममालिक पे करता चला आ रहा है। और खास तौर से जो बॉर्डर मिलते हैं जहां उसके, चाहे वो आपका सीरिया हो, जॉर्डन हो, मिस्र हो, बैरूत हो, लेबनान हो, तो अंदर से ये लोग इसराइल के दोस्त नहीं हैं, ऊपर से इन्होंने दोस्ती कर रखी है। लेकिन वही बात है ना, या तो आप इधर रहिए या उधर रहिए, कि ये मामला ऐसा नहीं है कि आप मतलब दोनों तरफ रहिए, उससे फिर ये रहेगा कि मतलब उससे मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये लोग अंदर से तो मुखालिफ हैं, हुकूमत के लोग भी मुखालिफ हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। ये जो हैं, ये क्या है, इसराइल से और अमेरिका से धंधा करते हैं। अब ये जो बेसिस बनी है, ये पिछले अंदाजन, जहां तक मेरा अंदाजा कहता है, वो ये बेसिस बनी है पिछले कोई तकरीबन अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 35 साल के अंदर, 35-40 लगा लीजिए। और इन बेसिस के बनाने का मकसद यही था कि ये जो अरब ममालिक हैं उसको ये पता चल गया था कि ये लोग जो है ये लोग मेहनती लोग नहीं हैं, और ये लोग अपना तेल का धंधा करके अमेरिका को अपने ऊपर हावी कर लेंगे, जो कि इन्होंने कर लिया। ठीक है। और ईरान ऐसा ईरान इनसे अल्लाह का शुक्र है बचा हुआ है। इनसे बचने की कोशिश की थी लीबिया के जो सदर थे मुअम्मर अल गद्दाफी ने, और उन्होंने एक करेंसी निकालने की कोशिश की थी जो मैच करती थी डॉलर को। उन्होंने अपनी अफ्रीकन करेंसी गोल्ड बेस्ड एक गोल्डन करेंसी निकालने की कोशिश की थी,
निकाली थी, लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिका उनसे इतना ज्यादा नाराज हो गया कि इतनी हिम्मत इसकी, है ये तो हमारा गुलाम है। तो उनको बेचारों को सड़कों के ऊपर फिरा के उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, जो भी जिसने भी आवाज अमेरिका की मुखालिफत में निकाली, वही मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। कांगो का नाम सुना होगा आपने। 1961 की बात है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पैट्रिस लुमोम्बा। ठीक है, पैट्रिस लुमोम्बा ने क्या किया था, ये जो यूरेनियम है उसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मतलब है ठीक है अपने हिसाब से, और वो भी एटम बम बनाने के लिए नहीं, पीसफुल पर्पसेस के लिए। अगर एटम बम के लिए भी बनाया था, उनका पूरा राइट है। भाई अमेरिका ने बना लिया, तुम्हारा खून खून, कांगो क्यों ना बनाए। तो प्रेसिडेंट आइजनहावर ने सीआईए की मदद से वहां पे न सिर्फ उनका मर्डर कराया, बल्कि मर्डर कराने के बाद उनकी बॉडी को, जो एसिड होती है ना, एसिड से गला के फेंक दिया। ठीक है, तो ये काम ये और उनको हटा के उनकी जगह ये जोसेफ मोबुटू को ले आए, जिन्होंने वो एक डिक्टेटर था और अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। ये सारे काम इन्होंने 15-16 मुल्कों में 1945 से किए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि कोई इनके खिलाफ उठा नहीं। ठीक है, जो उठा उसको इन्होंने मार दिया। ठीक है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं है। हर जगह इन्होंने रिजीम को चेंज किया है। अब जैसे ईरान का ही ले लो, 1953 में मुसद्दिक वहां के जो थे रूलर थे, अच्छा खासा चला रहे थे। तो उस टाइम मोहम्मद रजा शाह पहलवी को इन्होंने वहां बिठा दिया। वो भी जब मतलब एक तरह से वो डिक्टेटरशिप करी उसने वहां पे जाके। ठीक है, और उसकी डिक्टेटरशिप से लोग घबराए, तो फिर यह है कि आपके 79-80 में फिर खामेना साहब का जो है रूल आ गया, और लोग उनसे बहुत मतलब अच्छी तरह से उनसे सेट हो गए थे। फिर खुमैनी साहब आ गए। वो खुमैनी साहब ने भी 37 साल उसको चलाया मुल्क को। तो भाई आप अपने लालच की वजह से दूसरों की जान ले रहे हो, है दूसरों का इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो, है ये इन्होंने कितने ही लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया इन्होंने। ग्वाटेमाला में ये किया, वहां पे वहाँ प्रेसिडेंट जो थे वो ये थे जैकोबो आर्देस, उनको भी हटा दिया। ये बात है 1954 की। फौरन जो इन्होंने वहां कू कराया था ईरान में, वहां भी इन्होंने सीआईए के लोगों ने इनके जो है ना डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे सब महफूज हैं डॉक्यूमेंट्स, वो इस बात को साबित करते हैं। और उसको वहां पे मैं